जय हिंद बच्चों। आज आपको बताने जा रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से सवाल हर साल पूछे गए हैं। डीएनए पुनर्योगज तकनीक 2014, 15, 19, 22 पूछा गया है, लेकिन लगता तो है 3-4 साल पूछा गया, लेकिन इस पर आधारित क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये भी देखा जाए हर साल लगभग पूछे गए हैं। साथ में क्लोनिंग वेक्टर या प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में जानेंगे, पारजीनी फसल बीटी फसल के बारे में जानेंगे, इसके अलावा पारजीनी जंतु या ट्रांसजेनिक जंतु के बारे में जानेंगे, जीनी चिकित्सा के बारे में जानेंगे और बायोपायरेसी पेटेंट इनके बारे में भी जानेंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा वीडियो देखिएगा और आसानी से आप समझ जाएंगे। ये टॉपिक ऐसा है जिसको अगर आप समझ गए तो इससे इजी कोई टॉपिक नहीं, लेकिन आपने अगर नहीं समझा तो बहुत ही कठिन हो जाएगा। और कुछ ऐसा करिए कि इसके बारे में थोड़ा भी जाने रहेंगे तो आपका क्वेश्चंस बड़े आसानी से हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि ऐसा याद कर लो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो ये टॉपिक बहुत ही इजी है, इसको ये मान के चलिए बहुत कठिन है टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है, इसको लेकिन व्यवहारिक तरीके से समझना है। सबसे पहले देखिए, पहला जो चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायो मतलब जीव, जीवों की एक तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, तो बायोटेक्नोलॉजी कहा गया है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आनुवांशिकी का भी उपयोग किया जाता है और माइक्रोबायोलॉजी का भी, साथ में सेल बायोलॉजी का भी उपयोग किया जाता है, जीन अभियांत्रिकी का भी उपयोग किया जाता है। तो कई विज्ञान की शाखाओं का एक तरह से इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो क्या होता है कि जैव प्रौद्योगिकी अगर मनुष्य के मानव कल्याण हेतु, कल्याण के लिए जो तकनीक होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसी तकनीक को कहा जाता है बायो टेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी। लेकिन यहाँ पे जो सवाल पूछा जाता है खासतौर से जीनी अभियांत्रिकी या डीएनए पुनर्योगज तकनीक। अब इसके बारे में बहुत ही ध्यान से देखिएगा, नाम है जीनी अभियांत्रिकी या डीएनए पुनर्योगज तकनीक। अब क्या होता है कि जीन क्या है, सबसे पहले जानते हैं जीन क्या है। तो जीन होता है डीएनए का खंड। डीएनए का खंड क्या कहलाता है, जीन कहलाता है, या जीन को आनुवांशिकी की इकाई कहा गया है। तो अगर जीन में या डीएनए में बदलाव किया जाए तो उसी को कहा जाता है डीएनए पुनर्योगज तकनीक। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, डीएनए का पुनर्योग किया जाता है। डीएनए का पुनर्योग मतलब एक जीवधारी के डीएनए में दूसरे जीवधारी के डीएनए को जोड़ा जाता है। तो अगर किसी जीवधारी में दूसरे जीवधारी के डीएनए को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा कि एक जीवधारी में दो जीवधारियों के लक्षण आ जाएंगे। तो किसी जीवधारी के लक्षण अगर अच्छे प्रकार का है तो उसको दूसरे जीवधारी में उस तरह का डीएनए उठा के उसका खंड, उस लक्षण का खंड डीएनए का वो जोड़ दिया जाता है दूसरे जीव में। तो इसको क्या कहा जाता है, अगर किसी जीव में जोड़ दिया जाए तो इसको कहा जाएगा जीनी अभियांत्रिकी। अब इसको थोड़ा एक लाइन में याद रखिए, एक जीवधारी के डीएनए में दूसरे जीवधारी के डीएनए को जोड़ना क्या कहलाता है, डीएनए पुनर्योग। पुनर्योग का मतलब फिर से जोड़ना, योग का मतलब जोड़। तो डीएनए पुनर्योगज तकनीक या जीनी अभियांत्रिकी, या इसको सामान्य भाषा में कह सकते हो डीएनए में हेर फेर मतलब बदलाव, डीएनए में बदलाव की तकनीक। तो अगर डीएनए में बदलाव कर देंगे तो उसके लक्षणों में भी बदलाव आ जाएगा। तो इसका उपयोग किया जाता है जिससे नए नए तरह से जीवधारी मिल सकते हैं। अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि इसमें कौन सी तकनीक अपनाई जाती है, क्या क्या स्टेप होते हैं, कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले किया जाता है कि डीएनए का खंड तैयार करना। मान लेते हैं कि कोई जो है एक जीवाणु है, जीवाणु कोशिका है, और जीवाणु कोशिका में क्या होता है कि डीएनए होता है, इसमें केंद्रक होता नहीं। तो जीवाणु में क्या होता है, केवल
डीएनए होता है, साथ में इसमें एक और गोलाकार डीएनए होता है। तो जो गोलाकार डीएनए होता है इसको कहा जाता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड। तो इस पर सवाल कई बार पूछे गए हैं। प्लाज्मिड वेक्टर सवाल पूछा गया है। तो प्लाज्मिड क्या है कि जीवाणु का बाह्य केंद्रकीय डीएनए, सामान्य डीएनए हो गया, ये डीएनए पाया जाता है, और प्लाज्मिड वाला डीएनए गोलाकार भी होता है, गोलाकार होता है, गोलाकार है, गोलाकार। तो प्लाज्मिड का है गोलाकार डीएनए। तो ये जो है क्या कहलाता है, प्लाज्मिड कहलाता है। अब क्या जाता है कि इस जो जीवाणु है, जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं एक जीवाणु है ई कोलाई। कौन सा जीवाणु होता है, ई कोलाई। इसका उपयोग इस तकनीक में किया जाता है, ई कोलाई का। इसके अलावा अगर किसी जंतु या पौधे का डीएनए, मान लेते हैं डीएनए है, ये डीएनए है, डीएनए का खंड है, डीएनए का खंड है। तो इसमें से जो भी डीएनए हमको चाहिए उसको काट लिया जाता है, और इसको काट कर क्या करते हैं कि जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड को अलग कर लेते हैं, और इस डीएनए को, कटे हुए डीएनए को, मान लेते हैं डीएनए का खंड है, डीएनए का खंड है, तो यहाँ पर काट दिया जाता है प्लाज्मिड को भी। तो दूसरा स्टेप होता है डीएनए खंड को वाहक या वेक्टर में जोड़ना। तो प्लाज्मिड क्या है, वाहक है। वाहक मतलब डीएनए को दूसरे जगह ले जाने वाला। वाहक को क्या कहते हैं, इंग्लिश में वेक्टर कहा जाता है। वाहक का मतलब होता है ले जाने वाला। तो डीएनए क्या कि जो खंड हमने अलग किया किसी जीव का ये डीएनए है, जीव का डीएनए, इसके खंड को हमने अलग किया, जिस तरह का हमको खंड की जरूरत है। तो उस खंड को अलग करके जीवाणु के प्लाज्मिड में जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर प्लाज्मिड को काट दिया गया और डीएनए को जोड़ा जाता है। अब जो काटने का काम करती है एक एंजाइम होता है जिसको कहा जाता है आणविक। आणविक सवाल बार बार पूछा जाता है, आणविक कैंची इसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो सवाल अगर पूछा जाए कि आणविक कैंची क्या होती है, तो ये होती है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हालांकि एंडोन्यूक्लियस और एक्स्ट्रान्यूक्लियस दो तरह के रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस होते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो वांछित डीएनए को काट लेता है बीच से। तो बीच से काटता है, इसलिए इसको एंडोन्यूक्लियस कहा गया। साइड से काटे तो एक्स्ट्रान्यूक्लियस कहेंगे। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है इसको आणविक कैंची कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डीएनए को काटने का काम करता है। उसके बाद में इस डीएनए को काट कर अलग कर लिया गया। इस डीएनए को यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड जीवाणु का, इस प्लाज्मिड में जोड़ दिया जाता है। अब इसमें जोड़ने का जो काम करता है, डीएनए को काटने का, आणविक डीएनए काटता है कौन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। लेकिन डीएनए को जो जोड़ता है, डीएनए जोड़ता है, वो होता है लाइगेज एंजाइम। तो दूसरा एंजाइम इसमें डीएनए को जोड़ने का काम करता है। तो इस तरह से प्लाज्मिड तैयार हो जाता है जिसमें ये वाला डीएनए जुड़ जाता है और डीएनए हमारा प्लाज्मिड में जुड़ जाता है। इसके बाद में इसको क्या करते हैं, इस जो डीएनए का प्लाज्मिड प्राप्त हुआ है जिसमें दूसरा डीएनए जुड़ गया है, इसको कहेंगे पुनर्संयोजित वेक्टर। पुनर्संयोजित वेक्टर का मतलब, ये तो जो प्लाज्मिड आमतौर पर पाया जाता है इसको कहेंगे वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर है। लेकिन इसमें जब दूसरा डीएनए जुड़ गया खंड तो उसका कहेंगे पुनर्संयोजित, मतलब इसमें फिर से जुड़ा हुआ। संयोजित का मतलब जुड़ा हुआ, तो फिर से इसमें जुड़ा हुआ एक डीएनए है तो इसको कहेंगे पुनर्संयोजित वेक्टर। तो डीएनए खंड जोड़ने पर प्लाज्मिड में जो प्राप्त होता है उसको कहेंगे पुनर्संयोजित वेक्टर। अब पुनर्संयोजित वेक्टर को पोषद कोशिका में प्रविष्ट कराया जाता है। पोषद कोशिका में प्रविष्ट कराने का मतलब ऐसी कोशिका में प्रविष्ट कराया जाता है जिसमें इसको पोषण मिले। तो पोषण किस में मिलता है, इसके लिए हम यूज करते हैं
इसके लिए उपयोग किया जाता है ई कोलाई का खास तौर से, इस्चेरिचिया कोलाई, इस जीवाणु का उपयोग, ये भी सवाल पूछा जाता है, पोषक कोशिका के रूप में किया जाता है। अब जब इस पुनर्संयोजित वेक्टर को ई कोलाई में प्रविष्ट कराया जाता है, उसके बाद में क्या कहते हैं कि पोषक कोशिका को किसी संवर्धन माध्यम में रखते हैं, ऐसे जगह रखते हैं जहां पर ई कोलाई की तमाम कोशिकाएं बन जाएं। तो इस तरह से एक कोशिका में तो हमने प्रविष्ट कराया, लेकिन इससे तमाम कोशिकाएं बन जाती हैं। तो जब तमाम कोशिकाएं बन जाती हैं तो इसमें भाई प्लाज्मिड होगा, कौन सा, पुनर्संयोजित वाला प्लाज्मिड होगा। तो पुनर्संयोजित वाला प्लाज्मिड भी लगातार बढ़ता जाता है और उसमें डीएनए भी बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह से डीएनए के खंड बहुत से तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से डीएनए की कॉपी बहुत सी बन जाती है, इसको कहेंगे क्लोनिंग, एक जैसा डीएनए बहुत सा बन जाता है। तो जो डीएनए की बहुत सी कॉपी तैयार हो जाती हैं इसके द्वारा, पोषक कोशिका में प्रवेश कराने के बाद पोषक कोशिका जो ई कोलाई है इसमें जब वृद्धि हो जाती है माइटोसिस द्वारा, बहुत सी कोशिकाएं बन जाती है, तो बहुत सी हमारी पुनर्संयोजित वेक्टर भी बन गए, जाहिर सी बात है। अब जब ये वेक्टर बन गए तो डीएनए के खंड भी हमको बहुत से प्राप्त हो गए। अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, डीएनए खंड को अलग कर सकते हैं या उसके उत्पाद से। भाई डीएनए खंड जब इसमें जाएगा तो ट्रांसलेशन भी होगा, प्रोटीन भी बनेगी मतलब, और ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, नया डीएनए भी बनेगा। तो डीएनए खंड भी हम प्राप्त कर सकते हैं और उसका उत्पाद प्रोटीन भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जो डीएनए का एक खंड है ये जीन कहलाएगा। तो जीन के बहुत से खंड प्राप्त हो जाएंगे, डीएनए खंड बहुत से प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक सवाल और आ जाता है कि जीन क्लोनिंग क्या है। तो जीन क्लोनिंग क्या है कि डीएनए के बहुत से खंडों को तैयार करना क्या कहलाता है, जीन क्लोनिंग। तो इस पर भी सवाल पूछा गया है और उसमें आपको यही सारे स्टेप लिखने होंगे कि डीएनए का खंड तैयार करना, उसके बाद में डीएनए खंड को वाहक में जोड़ना, खासतौर से जिस वाहक का उपयोग करते हैं वो प्लाज्मिड वाहक होता है, उसमें जोड़ना। उसके बाद में क्या होता है कि पुनर्संयोजित वेक्टर को पोषक कोशिका में प्रविष्ट कराना, उसके बाद में पोषक कोशिका का संवर्धन, फिर डीएनए खंड या उत्पाद पृथक करना। तो ये पूरी तकनीक के 5 स्टेप मुख्य तौर पे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा और पहली तकनीक हो गई, जीनी अभियांत्रिकी क्या है हमने बता दिया। अब बात करते हैं क्लोनिंग वाहक। अब क्लोनिंग वाहक जो है, अभी तो हमने बात किया केवल प्लाज्मिड की, तो प्लाज्मिड भी हो सकता है। क्लोनिंग वाहक कौन सा हो सकता है, प्लाज्मिड, जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसके अलावा बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस है। बैक्टीरियोफेज वायरस का यूज कर सकते हैं, SB40 वायरस का उपयोग कर सकते हैं, शटल वेक्टर इसको कहा जाता है। इसके अलावा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, BAC कहा जाता है इसको, इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा YAC, Y का मतलब ईस्ट, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, तो YAC का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये वेक्टर या क्लोनिंग वाहक के प्रकार होते हैं। प्लाज्मिड जो कि जीवाणु से प्राप्त होता है, अभी हमने बताया, और बैक्टीरियोफेज वायरस, SB40, BAC, YAC, बहुत से इस तरह से वेक्टर हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे जो सवाल पूछा गया है 2012, 16, 17, 18, 20, 22, इसमें आमतौर पे पूछा गया है प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में। तो यहाँ पर हम केवल प्लाज्मिड वेक्टर की खास तौर से चर्चा करेंगे। तो प्लाज्मिड वेक्टर हमने बताया कि जीवाणु का बाह्य केंद्रीय डीएनए होता है, खासतौर से एक डीएनए होता है, इसके अलावा गोलाकार डीएनए होता है, उसको कहते हैं प्लाज्मिड। तो इसको हम उपयोग करते हैं क्योंकि ये खास तौर से उपयोगी है किसके तौर पर, डीएनए खंड जोड़कर उसकी प्रतियां बनाने में। तो ये क्या करता है, इसमें जुड़ जाता है, उसके बाद में जीवाणु में पहुंचता है, इसलिए इसको कहेंगे प्लाज्मिड वेक्टर कहा जाएगा। तो जो प्लाज्मिड वेक्टर होते हैं इसमें कुछ बदलाव करके नए तरीके के वेक्टर भी प्राप्त किए जाते हैं, जिसका नाम है PBR कहेंगे। इसका पूरा एक क्वेश्चन आता है, PBR 322 क्या है, तो P का मतलब प्लाज्मिड और इसको नाम दिया गया PBR 322, इसके अलावा PBR 327, ये प्लाज्मिड वेक्टर के नाम है। इसके अलावा RI
RI वेक्टर। तो प्लाज्मिड वेक्टर के प्रकार हो गए। खास तौर से जिस प्लाज्मिड वेक्टर का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं वो होता है PBR 322। तो ये जो प्रकार हैं इनको कृत्रिम तौर पर बनाकर तैयार किया जाता है। मतलब जीवाणु से प्लाज्मिड को अलग किया गया, उसके बाद में उसको कुछ बेस पेयर काट दिए जाते हैं, अलग कर दिए जाते हैं। तो जो रूपांतरित प्लाज्मिड होता है उनका नाम रख दिया गया PBR 322, PBR 327 और RI प्लाज्मिड वेक्टर। तो प्लाज्मिड वेक्टर PBR 322, PBR 327 और प्लाज्मिड RI, 3 तरह के मुख्य तौर पर प्लाज्मिड वेक्टर होते हैं। तो सवाल आमतौर पर PBR 322 के बारे में भी पूछा जाता है PBR 322 क्या है, तो पता चलता है आप लोगों को नहीं पता है। तो PBR 322 क्या है? प्लाज्मिड वेक्टर है जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है वो आप डिटेल में बता देंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, पारजीनी फसल या बीटी फसल। अब यहाँ पर हमने एक तकनीक देखी है कि DNA खंड तैयार करना। तो एक उदाहरण लेते हैं बीटी फसल। बीटी फसल क्या है यहाँ पर बात करते हैं। बीटी का मतलब होता है बैसिलस, इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस थूरिजेंसिस। बैसिलस थूरिजेंसिस। तो बैसिलस थूरिजेंसिस क्या है? कि जीवाणु है। तो इसकी खास बात होती है कि इसमें कीटनाशी बनता है, कीटनाशी पदार्थ इसमें बनता है। तो ऐसा खोजा गया कि बैसिलस थूरिजेंसिस जो जीवाणु होता है इसमें कीटनाशी पदार्थ बनता है। तो इसका उपयोग जैविक कीटनाशी के तौर पर किया जाता है। तो इस पे सवाल एक पूछा जाता है, जैव पीड़कनाशी। जैव पीड़कनाशी, तो जैव पीड़कनाशी के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है बीटी फसल क्या है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसका जो DNA था जिससे ऐसा पदार्थ बनता था कि कीड़ों को मार देता था वो पदार्थ, तो इसका DNA काट लिया गया। इसका DNA काट लिया गया। मान लेते हैं यहाँ पर ये DNA इसका काट लिया गया और इस DNA को काट कर क्या किया गया? जोड़ दिया गया किसमें? इसका DNA यहाँ पे हम दिखाते हैं। DNA इसका काट लिया गया, DNA इसका, जिससे कि क्या मरते थे? कीड़े मर जाते थे। तो इस DNA को जोड़ दिया गया कपास में। किसमें जोड़ा गया? तो कपास में। कपास का मतलब जिसमें रुई बनती है, जिससे पौधे से रुई प्राप्त होती है, तो कपास रेशे प्राप्त होते हैं इससे, कपास के पौधे से। तो कपास के पौधे में इसको, कपास के पौधे के DNA से जोड़ दिया गया। कपास का जो DNA था उससे इसको जोड़ दिया गया। अब इससे जो पौधे कपास के प्राप्त हुए इसमें बीटी का भी गुण था और कपास के भी गुण थे, तो इसको कहा गया बीटी कपास। तो इसके अलावा बीटी कपास के अलावा बीटी बैगन, बीटी आलू, इस तरह की फसलें भी प्राप्त की जाती हैं। तो इनको कहा जाता है बीटी फसल। अब इसको पारजीनी फसल भी कहा जाता है। पारजीनी का मतलब कि इसमें जीन में बदलाव कर दिया गया, DNA में इसमें बदलाव कर दिया गया, तो इसको कहेंगे पारजीनी फसल। अब देखिए, अब खास गुण हो गया कीड़े को मारने वाला। मतलब अगर उसमें खास तौर से कीड़े आते थे, खा जाते थे कपास को, कपास कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन यहाँ पर जब उसका DNA पहुँच गया बैक्टीरिया का, बैसिलस थूरिजेंसिस का, तो कीड़े जैसे इसको खाते हैं थोड़ा सा, बस वो विष पहुँच जाता है, प्राक विष कहेंगे। वो पेट में पहुँच जाएगा कीड़े को और कीड़े के पेट में जाके जहर में बदल जाएगा और कीड़ा मर जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है। इस तरह से बहुत से कीड़े तुरंत जैसे खाते हैं मरते जाते हैं। तो एक तरह से कीटनाशी का काम करता है। बीटी कपास, बीटी बैगन, बीटी आलू का उपयोग किया जाता है और कीटनाशकों का, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे फसलों को क्या कहेंगे? कीट प्रतिरोधी फसल। कीट प्रतिरोधी, कीड़े से लड़ने वाली फसल। तो बीटी फसल क्या है? पारजीनी फसलें हैं जिसमें DNA में बदलाव किया गया, जीन में बदलाव किया गया है और इससे जो फसल तैयार हुई वो कीट प्रतिरोधी है, कीड़े से लड़ने की क्षमता है इसमें।
तो 2014, 17, 18, 19, 20, 22 लगातार पूछा गया, बहुत ही इजी है। और बीटी कपास का जो पेटेंट है उसका लाइसेंस लिया गया, वो लिया था मॉन्सेंटो ने, मॉन्सेंटो कंपनी ने, मॉन्सेंटो कंपनी इसने लिया था। तो अगर किसी ज्ञान का उसका लाइसेंस लिया जाए कि हम ही उस पर अपना दावा कर सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं, तो उसको कहेंगे पेटेंट। क्या कहेंगे? पेटेंट कहेंगे। किसी खोज का या किसी ज्ञान को अगर हम लिखा पढ़ी में नोट करा दें कि हमने इसका खोजा है तो उसका फ़ायदा हम ही ले सकते हैं, तो इसको कहा गया पेटेंट। और अगर बिना पेटेंट का इसका उपयोग किया जाए तो इसको कहेंगे बायो पायरेसी। इस पर हम एक वीडियो आपको बना चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा। तो बायो पायरेसी क्या है कि बायो का मतलब जीव, तो पायरेसी का मतलब डकैती। तो जीवधारियों का अगर उपयोग किया जाए अनधिकृत तौर पर, जैसे हम लोग के यहाँ हल्दी का उपयोग और बहुत से आयुर्वेदिक उत्पादों का उपयोग किया जाता है, लेकिन अमेरिका ने इनका पेटेंट करा लिया, तो ये हो गया बायो पायरेसी। इस तरह से अलग तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाता है इसको कहेंगे बायो पायरेसी। और पाकिस्तान वाले भी पहुंच गए कि हमको भी लाभ चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ आयुर्वेद में इनका उल्लेख है और भारत ही सबसे पहले ऐसा देश है जहाँ पर वेदों पुराणों में लिखा हुआ है दवाओं के बारे में, आयुर्वेद में लिखा हुआ है, तो इस तरह से हम लोगों को उसका पेटेंट बाद में मिला। लेकिन पाकिस्तान को नहीं मिला क्योंकि पाकिस्तान का तो जन्म 1947 में हुआ है, तो उसका पेटेंट तो हमारे पास है। अब देखते हैं जीनी चिकित्सा। जीनी चिकित्सा क्या है कि अगर किसी जीवधारी में कोई कमी है तो अगर उसके डीएनए में बदलाव कर दिया जाए तो उसकी वो कमी दूर की जा सकती है। तो डीएनए में बदलाव करके, डीएनए बदलाव द्वारा इलाज क्या कहलाता है? जीनी चिकित्सा कहलाता है। और इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका उदाहरण है एडीए। एडीए क्या है? एडेनोसिन डाइएथिल एमिनोसिड होता है एडीए, एक एंजाइम होता है एडीए। और इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है? इसका इस्तेमाल होता है टी लिम्फोसाइट्स को सक्रिय करने में। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा देखा गया कि इस एंजाइम की कमी है, एडीए एंजाइम की कमी है, तो इसको दूर करने के लिए एक 4 साल की बच्ची का, सबसे पहले 4 साल की बच्ची थी, उसका इलाज किया गया था। तो जीनी चिकित्सा ये कहलाता है। आगे अगले चैप्टर में इसके बारे में आपको और डिटेल में बताएंगे। पारजीनी जंतु क्या है? अगर जंतु तैयार किए जाए डीएनए तकनीक का इस्तेमाल करके तो इसको कहा जाएगा पारजीनी जंतु। तो इससे क्या होता है कि ऐसे जंतु प्राप्त होते हैं जो अधिक दूध देने वाले होते हैं या उसकी दूध में अधिक मात्रा में प्रोटीन होती है, तो खास गुण वाले जीव प्राप्त होते हैं, अधिक अंडे देने वाले जीव प्राप्त किए जा सकते हैं, जंतु प्राप्त किए जा सकते हैं, तो इनको कहेंगे पारजीनी जंतु या ट्रांसजीनिक जंतु। तो इस तरह से एक बार फिर से हम देखते हैं जीनी अभियांत्रिकी क्या है। जीनी अभियांत्रिकी को डीएनए पुनर्योगज तकनीक भी कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है एक जीवधारी के डीएनए में दूसरे जीवधारी के डीएनए को जोड़ते हैं। तो इसको डीएनए में हेरफेर जोड़ भी सकते हैं या डीएनए का कोई खंड काट के अलग भी कर सकते हैं। तो डीएनए में हेरफेर या डीएनए में बदलाव की एक तकनीक कहलाती है। अब इसमें क्या मेन मुख्य चरण होते हैं? डीएनए के खंड तैयार करना पहला स्टेप होता है, उसके बाद में दूसरा स्टेप होता है डीएनए खंड को वाहक में जोड़ना। अब जिस खंड की जरूरत है वो अलग कर लिया गया किसी जीव से, उसके बाद में उसको जोड़ दिया गया किसी वाहक में। वाहक कौन कौन से होते हैं हमने बताया, खासतौर से पीबीआर 322 प्लाज्मिड वेक्टर का उपयोग किया जाता है, जो प्राप्त होता है किससे? ई कोलाई जीवाणु से प्राप्त होता है। तो प्लाज्मिड वेक्टर में किसी जीव के डीएनए को काटकर जोड़ दिया जाता है। काटने का काम कौन करता है? और उस एंजाइम का नाम होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और जोड़ता है जो उसको कहते हैं लाइगेज एंजाइम। इस तरह से ये प्लाज्मिड तैयार हो गया, इसको कहेंगे पुनर्योगज प्लाज्मिड या पुनर्योगज वेक्टर। अब इसको पोषक कोशिका खासतौर से ई कोलाई में प्रविष्ट कराते हैं आमतौर पे। उसके अंदर ई कोलाई को ऐसे माध्यम में रखते हैं जिससे इस जीवाणु की बहुत सी जीवाणु और मिल जाएं, तो इस एक जीवाणु से बहुत से जीवाणु बन जाते हैं। इस तरह से डीएनए की बहुत सी कॉपी तैयार हो जाती है, डीएनए खंड प्राप्त किए जा सकते हैं इससे, या उसमें जो प्रोटीन बनती रहती है, जो पदार्थ बनते रहते हैं, उसको भी पृथक कर सकते हैं।
और इसमें कुछ तकनीकें इस्तेमाल होती है, जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जैसे जिसमें डीएनए खंडों का पृथक्करण करने में इसका उपयोग होता है। साउदर्न ब्लॉटिंग, जिसका डीएनए पहचान में उपयोग किया जाता है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, इसमें आरएनए खंड की पहचान करने की तकनीक है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, प्रोटीन पहचान करने की तकनीक है। और पीसीआर, पुनर्योगज डीएनए के असंख्य प्रति प्राप्त करने के लिए पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग किया जाता है। तो ये तकनीकें हैं। अगला है क्लोनिंग वाहक। क्लोनिंग वाहक का मतलब जो डीएनए जीन है उसको अलग अलग तरीके से उसकी प्रतियां प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे डीएनए में जोड़ना, तो ये वाहक कहलाता है। खास तौर से इसका उपयोग किया जाता है प्लाज्मिड वाहक का। इस पे सवाल आया है, प्लाज्मिड वेक्टर। तो प्लाज्मिड वेक्टर में जोड़ते हैं पीवीआर 322 मुख्य तौर पे यूज होता है। तो प्लाज्मिड वेक्टर ये कहलाता है। क्लोनिंग वाहक कहलाता है जिसमें किसी बाहरी डीएनए को जोड़कर जीवाणु कोशिका में, पोषित कोशिका में प्रविष्ट कराया जाता है, दूसरी जगह ले जाता है डीएनए को, इसलिए इसको वाहक कहते हैं। पारजीनी फसल और पारजीनी जंतु क्या है, जिसमें डीएनए में बदलाव कर दिया जाता है। तो पारजीनी फसल का उदाहरण है बीटी फसल, और पारजीनी जंतु को कहते हैं ट्रांसजीनिक जंतु या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ भी शॉर्ट में इसको कहा जाता है। तो 2014, 16, 19 इस तरह सवाल पूछे गए हैं, बहुत ही आसान है। फिर है जीनी चिकित्सा, तो किसी जीव के जीन में बदलाव करके उसका इलाज करना जीनी चिकित्सा कहलाता है। जैसे मनुष्य में एडी एंजाइम की अनुवांशिक कमी को दूर करने के लिए 4 साल की बच्ची का सबसे पहले इलाज किया गया था, तो ये जीनी चिकित्सा का उदाहरण है। फिर बायोपायरेसी, किसी जैविक उत्पाद का या किसी खोज का या किसी पौधे का, किसी जीवधारी का अगर कोई देश गलत इस्तेमाल करता है या कंपनी गलत इस्तेमाल करती है, बिना अधिकार के इस्तेमाल करती है, तो उसको कहते हैं बायोपायरेसी। और जहाँ पर वो उत्पाद पाया जाता है, जिस देश को उसका नॉलेज होता है, जो खोज करता है, अगर उसको लिखित तौर पर उस पर अपना अधिकार जताता है, लाइसेंस लेता है, तो उसको कहते हैं पेटेंट। जैसे मॉन्सेंटो कंपनी ने किसका पेटेंट लिया था, बीटी कपास का। ठीक है, तो इस तरह से याद रखें, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट है।